आज हम जरा इस बात की तह तक जाते हैं कि कैसे हमारे हाथ में रखा ये फोन इतना स्मार्ट बन गया। कभी सोचा है 1973 में क्या हुआ था? मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने, वो भी न्यूयॉर्क की सड़कों पे खड़े होकर, दुनिया की पहली मोबाइल फोन कॉल की थी। हाँ बिल्कुल। वो डिवाइस आज के फोन जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वजन 1 किलो से ज्यादा, और वो बड़ा सा एंटेना, कुछ मतलब जूते जैसा दिखता था। हाँ हाँ, वो तो था ही। आज की ये स्लीक डिवाइस देखकर यकीन करना मुश्किल है ना? बिल्कुल, वो तो बस एक शुरुआत थी। लेकिन जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो पहला कौन सा था, इस पर थोड़ी बहस हो सकती है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या ये 2007 का आईफोन था जिसने सच में क्रांति ला दी, या उससे भी काफी पहले शायद 90 के दशक में ही कुछ ऐसे डिवाइस आने लगे थे जिनमें स्मार्ट फीचर्स की झलक थी। असल में स्मार्टफोन की एक जरूरी पहचान है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो खुला होना चाहिए। खुला ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ हाँ। यानी कि इसका क्या मतलब है फोन के लिए? इसका मतलब है कि फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा हो जिस पर कोई भी बाहरी डेवलपर, मतलब कंपनी के बाहर का कोई व्यक्ति या छोटी कंपनी भी अपने बनाए हुए एप्स डाल सके। ओके। सोचिए, ऐप स्टोर इसी वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा। और इसके साथ ही एक अच्छा टच स्क्रीन इंटरफेस होना चाहिए, ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी हो, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र और ईमेल जैसी क्षमताएं, ये सब मिलकर बनाते हैं एक स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने वाली मशीन से कहीं ज्यादा। तो मतलब ये सफ़र काफ़ी लंबा और शायद उतार चढ़ाव भरा रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक दिन सोचा और बस स्मार्टफोन बना दिया? अरे बिल्कुल नहीं, ये सफर काफी टेढ़ा मेढ़ा रहा है सच में। आप 90 का दशक और 2000 की शुरुआत याद करें। हाँ। IBM ने वो साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर निकाला था। उसमें टच स्क्रीन और कुछ बेसिक एप्स थे, पर वो बहुत भारी था और महंगा भी बहुत। फिर नोकिया के कम्युनिकेटर सीरीज आई, वो जिसमें कीबोर्ड खुलता था, फैक्स भेज सकते थे उससे। हाँ हाँ, याद है कुछ। पाम ट्रियो ने PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और फोन को मिलाया। और ब्लैकबेरी, ईमेल के लिए तो वो बादशाह था एक जमाने में। हाँ, ब्लैकबेरी तो याद है, बिल्कुल। तो ये सब कोशिशें थीं अलग अलग तरह की। हाँ, ये सब बहुत अहम पड़ाव थे। इनमें से कई डिवाइस बहुत कामयाब नहीं हुए, कुछ तो बुरी तरह फ्लॉप भी हुए। अच्छा। लेकिन हर कोशिश ने, और कह सकते हैं हर नाकामी ने, कुछ ना कुछ सिखाया। कंपनियों को समझ आया कि लोगों को असल में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या तकनीकी रूप से संभव है और क्या अभी नहीं। मतलब हर असफल डिवाइस ने अगले बेहतर डिवाइस के लिए जमीन तैयार की। तो ये मामला सिर्फ नई तकनीक बनाने का नहीं था, बल्कि ये समझने का भी था कि लोग उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये बेसिकली तकनीक और बाजार की जरूरतों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान थी। कंपनियां नई चीजें बना रही थीं, स्क्रीन बेहतर हो रही थीं, प्रोसेसर तेज हो रहे थे, बैटरी छोटी और ज्यादा चलने वाली हो रही थी। राइट। दूसरी तरफ लोग भी ज्यादा कनेक्टिविटी, बेहतर कैमरे और अलग-अलग काम करने वाले एप्स चाहने लगे थे। हाँ फिर कंपटीशन बढ़ा तो कंपनियों को और तेजी से नई चीजें लानी पड़ी। हाँ, वो तो है। तो इसी होड़ और जरूरत ने उन स्मार्टफोन्स को जन्म दिया जो आज हमारी जेब में है। कमाल है ये सोचना कि उस भारी जूते जैसे फोन से आज की इस डिवाइस तक का सफर कैसे तय हुआ। मतलब गजब की यात्रा रही है ये। बिल्कुल। और ये सफर अभी रुका नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, सही बात है। हर नई खोज पिछली कमियों को दूर करती है और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। तो इस तरह तकनीक और बाजार की जो आपसी क्रिया है, उसी ने उन स्मार्टफोन को गढ़ा है जिन्हें आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस लगातार विकसित हो रहे हैं और हमारे जीवन का और भी, क्या कहते हैं, अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है। मतलब इसके पीछे कितनी चीजें जुड़ी हैं। डिजाइन, इंजीनियरिंग, ग्लोबल ट्रेड और कुछ मानवीय चिंताएं भी। सही कहा, एक पूरी यात्रा है ये, विचार से लेकर बनने तक, बिकने और फिर बेकार हो जाने तक। जरा सोचिए, क्या कुछ नहीं होता होगा इस पूरी प्रोसेस में। बिल्कुल। हम यही देखेंगे कि डिजाइन कैसा होता है, कौन से पुर्जे कहाँ से आते हैं, पैसा किधर जाता है, और हाँ, वो मुश्किल बातें भी,
जैसे बनाने वालों की स्थितियां और पुराने फोन का क्या होता है? तो शुरू करें डिजाइन से। बिल्कुल। सुना है कंपनियां जैसे एप्पल या सोनी इससे बड़ा सीक्रेट रखती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देखते, समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ तक कि फर्नीचर डिजाइन से भी आइडिया लेते हैं। अच्छा, फर्नीचर से भी? हाँ, फिर पहले स्केच बनते हैं, कंप्यूटर मॉडल, फिर हाथ में पकड़ने वाले मॉडल जिन्हें जेस्चर मॉडल कहते हैं, बस देखने के लिए कि फोन लगेगा कैसा। ये सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है। मतलब फोन दिखने में अच्छा हो, हाथ में ठीक बैठे, गिरे तो फौरन टूट ना जाए। और स्क्रीन बड़ी चाहिए पर फोन पतला हो। हाँ। तो इसमें डिजाइनर और इंजीनियर के बीच काफी खींचतान चलती है। याद है वो एंटेना गेट वाला किस्सा आईफोन 4 का? अरे हाँ, वो सिग्नल वाला चक्कर। बिल्कुल। वो डिजाइन की वजह से ही था। एंटेना हाथ से ढक जाता था, तो छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। और फोन के अंदर क्या चल रहा है वो जानना तो और भी मुश्किल होगा। कंपनियां थोड़ी बताती हैं कि पुर्जा कहाँ से आया, कितने का है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताती। पर कुछ खास फर्म्स हैं, वो फोन को पूरा खोल डालती हैं। टेयर डाउन कहते हैं इसे। टेयर डाउन? हाँ, वो सचमुच एसिड वगैरह इस्तेमाल करके चिप पर से कोटिंग हटाकर देखते हैं कि किसने बनाया है। अरे बाप रे, जासूसी जैसा ही ये तो। है ही। इसी से पता चलता है कि स्क्रीन या प्रोसेसर जैसे जो मेन पार्ट्स हैं, वो कितने महंगे हो सकते हैं। कंपनियां भले छुपाएं, ये लोग पता लगा ही लेते हैं। वाह। अच्छा, और ये पुर्जे आते कहाँ कहाँ से? पूरी दुनिया से? बिल्कुल। अमेरिका, ईस्ट एशिया, यूरोप, सब जगह से। जैसे कॉलकॉम प्रोसेसर बना रहा है, सैमसंग डिस्प्ले और मेमोरी चिप्स में बहुत आगे है। पर मजे की बात यह है कि फोन बेचने का जो मोटा मुनाफा है, वो अक्सर फोन ब्रांड को ही मिलता है, जैसे एप्पल या सैमसंग। पुर्जे सप्लाई करने वालों को उतना नहीं। उतना नहीं। ये बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन पर इतनी पकड़ रखती हैं ना कि छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, लॉजिस्टिक्स का भी है। इसी सप्लाई चेन से वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स वाली बात भी जुड़ी है ना? टैंटलम, टिन, टंगस्टन, सोना। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मिनरल्स अक्सर कॉन्गो जैसे संघर्ष वाले इलाकों से आते हैं और वहाँ की हिंसा को इनसे पैसा मिलता है, जाने अनजाने। तो कंपनियां क्या कर रही हैं? अब कंपनियां कहती तो हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री जगहों से ले रही हैं माल, पर ये ट्रैक करना, वेरीफाई करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग इन फोन्स को बनाते हैं, फैक्ट्री मजदूर, चीन की उन बड़ी फैक्ट्रियों की कहानियां तो डराने वाली होती हैं कई बार। हाँ, जैसे फॉक्सकॉन। लाखों लोग काम करते हैं वहाँ। लंबे वर्किंग आवर्स, कम सैलरी, स्ट्रेस, यहाँ तक कि आत्महत्याओं की दुखद खबरें भी आईं। ओह। हालांकि सुधार की कोशिशें हुई हैं, पर सवाल उठते रहते हैं कि ऑडिट कितने सच्चे होते हैं या मजदूर यूनियन कितनी असरदार हैं। और ये सिर्फ फॉक्सकॉन या एप्पल की बात नहीं, दूसरी कंपनियों के सप्लायर्स पर भी सवाल उठे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बनने की बात। अब जब फोन हमारे पास आ जाता है तो हमारी जेब पर भी तो असर पड़ता है। सुना है हम फोन प्लान पर काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं कई बार। हाँ, उसको वायरलेस वेस्ट कहते हैं। मतलब जितने मिनट्स या डेटा के पैसे दिए, उतना इस्तेमाल ही नहीं किया। और अनलिमिटेड प्लान तो अब कम ही मिलते हैं। हाँ, वो टियर्ड प्लान होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, जिनमें डेटा की लिमिट होती है और वो महंगे पड़ सकते हैं, खासकर अगर पूरी फैमिली शेयर कर रही हो। कंपनियां भी अब नए ग्राहक जोड़ने के बजाय मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाई पर जोर दे रही हैं। और ये फोन इतनी जल्दी पुराने क्यों लगने लगते हैं? या कर दिए जाते हैं। सही पकड़ा। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। मतलब जानबूझकर ऐसा डिजाइन या सिस्टम बनाना कि फोन जल्दी आउटडेटेड लगे या हो जाए, ताकि हम नया खरीदें। बिल्कुल, हर साल नया मॉडल आ जाना, रिपेयर मुश्किल होना, पुराने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर देना, ये सब इसी का हिस्सा है। एप्पल फिर भी थोड़ा बेहतर है, 3 साल तक अपडेट दे देता है, पर कई एंड्रॉयड वाले तो 18 महीने में ही सपोर्ट बंद कर देते हैं। और इसका नतीजा बढ़ता हुआ ई कचरा। हाँ, भयानक समस्या है ये। पुराने फोन कहाँ जाते हैं? अक्सर लैंडफिल में, या फिर चीन के गुयू या घाना के एगबोगलोशी जैसी जगहों पर बड़ी बुरी तरह से रिसाइकल होते हैं। जहां जहरीले पदार्थ निकलते हैं। हाँ, जो हवा, पानी, मिट्टी और वहाँ काम करने वालों की सेहत सबके लिए खतरनाक है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे R2, ईस्ट टूवर्ड्स, ट्रेड इन प्रोग्राम भी हैं, पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये जो जल्दी जल्दी अपग्रेड करने का कल्चर है ना, ये सिर्फ हमारी मर्जी नहीं, ये बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। ई कचरा तो जैसे होना ही है। एक आखिरी सवाल, सेहत वाला। क्या फोन रेडिएशन से वाकई कैंसर का खतरा है? सालों से ये बहस चल रही है। देखिए, इतने सालों की रिसर्च हो गई, पर फोन रेडिएशन और कैंसर के बीच कोई सीधा पक्का लिंक अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, तो ये सब बातें।
हाँ, कुछ स्टडीज हुई हैं, जैसे इंटरफोन स्टडी, जिसमें ये लगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनमें शायद थोड़ा ज़्यादा जोखिम हो। और IARC, जो कैंसर पर रिसर्च करती है, उसने फ़ोन की RF एनर्जी को संभाव्यतः कैंसरकारी माना है। संभाव्यतः मतलब पक्का नहीं। हाँ, मतलब कुछ शक है पर पुख्ता सबूत नहीं। एक चीज़ होती है SAR, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। वो मापती है कि बॉडी कितनी एनर्जी सोखती है। नियम है इस पर बहस यह है कि वो नियम आज के हिसाब से ठीक हैं या नहीं। दूसरी तरफ फोन की लत, स्मार्टफोन एडिक्शन, ये एक असली चिंता है, खासकर बच्चों और युवाओं में। दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ये बहुत दिख रहा है। हाँ, वो एक अलग ही पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही स्मार्टफोन विकासशील देशों में हेल्थ केयर में मदद कर रहे हैं। जैसे भारत में ही ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए ऐप्स हैं, या दूर दराज के मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मतलब ये जो छोटी सी डिवाइस है ना हमारे हाथ में, ये अपने अंदर एक पूरी जटिल दुनिया समेटे हुए है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, पैसा और बहुत गहरे मानवीय और पर्यावरणीय सवाल भी। ठीक है, ये डिवाइस हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गए हैं, पर इनके साथ कुछ सवाल भी आते हैं, खासकर हमारी निजी जानकारी को लेकर, और हाँ, भविष्य की तकनीक को लेकर भी। बिल्कुल, और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये फोन और इनके अंदर के ऐप्स हमारी आदतों पर, हमारी पसंद नापसंद पर, यहाँ तक कि हम कहाँ जाते हैं, इस सब पर नजर रखते हैं। हाँ, और फिर इस जानकारी का होता क्या है, ये जानना जरूरी है। और साथ ही ये भी कि आगे ये डिवाइस कैसे बदलेंगे, क्या नया आने वाला है। तो चलिए ऐप से ही शुरू करते हैं। कई बार देखा है कोई टॉर्च ऐप है या कोई गेम है और वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मांग रहा है या लोकेशन का एक्सेस। अजीब नहीं लगता? हाँ, अजीब तो लगता है, पर यहाँ समझना जरूरी है कि कई बार ये डेटा असल में विज्ञापन दिखाने के लिए इकट्ठा होता है। विज्ञापन के लिए टॉर्च ऐप में? हाँ, देखिए ऐप बनाने वाले क्या करते हैं, वो विज्ञापन नेटवर्क की कुछ लाइब्रेरीज मतलब कोड अपने ऐप में डाल देते हैं और फिर ये विज्ञापन कंपनियां यूजर का डेटा ले लेती हैं। वो डिवाइस आईडी होती है ना। हाँ, वो यूनिक आईडी। जी, पहले UDD या एंड्रॉयड आईडी होती थी, अब विज्ञापन आईडी आ गई हैं। इनके जरिए अलग अलग ऐप्स पर आपको ट्रैक करना, मतलब आपकी पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन क्या जानकारी ले रहा है। वो जो परमिशन आती है एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते समय, iOS में पहली बार आप खोलते हुए, हाँ, वो परमिशन क्या लोगों ने समझते हैं? मुझे तो नहीं लगता। रिसर्च तो यही कहती है कि ज्यादातर लोग बस हाँ करके आगे बढ़ जाते हैं। वो भाषा इतनी मुश्किल होती है और इतनी सारी चेतावनियां आती हैं कि लोग थक जाते हैं। वार्निंग फटीग कहते हैं इसे। अच्छा, वार्निंग फटीग। जी, और सिर्फ ऐप्स नहीं, आपकी टेलीकॉम कंपनी मतलब जो सिम आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल नेटवर्क से आपकी लोकेशन और इस्तेमाल का पैटर्न देखती रहती है। अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। और फिर सरकारें भी तो हैं। हाँ, वो एक और बड़ा पहलू है, सरकारी निगरानी। जैसे वो NSA वाला मामला था अमेरिका में, फोन रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने का। बिल्कुल, मेटाडेटा जिसे कहते हैं। बिल्कुल, किसने कब किसे कॉल किया, ये सारी जानकारी। और इसके लिए वो थर्ड पार्टी डॉक्ट्रिन का तर्क देते हैं। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये कानूनी सिद्धांत है, मतलब एक तरह की सोच कि जो जानकारी हम अपनी मर्जी से किसी तीसरे पक्ष को देते हैं, जैसे फोन कंपनी को कॉल डिटेल्स, उस पर हमारी निजता का हक कम हो जाता है। अच्छा, तो सरकार मानती है कि वो जानकारी ले सकती है? कई मामलों में हाँ। इसी वजह से फोन लोकेशन डेटा के लिए भी कई बार वारंट जरूरी नहीं समझा जाता। हाँ। और फिर वो स्टिंगरे जैसे उपकरण है। स्टिंगरे? हाँ, ये नकली मोबाइल टावर की तरह काम करते हैं। आसपास के सारे फोन की आईडी पकड़ लेते हैं बिना वारंट के भी। ये तो काफी डरावना है। खैर, निश्चितता की चिंताएं तो हैं ही। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखें। स्मार्टफोन तकनीक आगे कहाँ जा रही है? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि स्मार्टफोन डिजिटल खाई को, मतलब अमीर गरीब के बीच के तकनीकी फर्क को कम कर सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है और इंटरनेट के लिए फोन ही जरिया है। जी, ये सस्ता और आसान विकल्प है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। क्या? कुछ जानकार मानते हैं कि सिर्फ मोबाइल पर इंटरनेट मिलना, वो भी छोटी स्क्रीन और डेटा लिमिट के साथ, शायद कंप्यूटर वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसा अनुभव न दे पाए। इसे वो सेकंड क्लास एक्सेस कहते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह बराबरी नहीं? शायद नहीं। और इसी से जुड़ा वो लाइफलाइन कार्यक्रम भी है, जो कमाए वालों को फोन सेवा में छूट देता है। उस पर भी बहस होती रहती है। हाँ, सुना है। और फोन कंपनियां भी अब भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों पर ध्यान दे रही हैं।
अगले अरब उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए वो सस्ते फोन ला रही हैं। हाँ, वो मोजिला का $25 वाला फोन आया था और नोकिया, सैमसंग भी लाते हैं। बिल्कुल। और अब तो चीनी कंपनियां हुआवे, लिनोवो, श्योमी ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, अच्छे फीचर वाले फोन कम कीमत पर। सही कहा, तकनीक तो रुकेगी नहीं। आगे और क्या देखने को मिल सकता है? भविष्य में शायद लचीली स्क्रीन वाले फोन जिन्हें मोड़ा जा सके या रोल किया जा सके। अरे वाह, वो तो कमाल होगा। हाँ, शायद कुछ सालों में आ जाए। और वो जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, सिरी, गूगल नाउ, हाँ, वो और भी स्मार्ट हो जाएंगे। शायद हमारी जरूरतें हमसे पहले ही समझ जाएं। ये सोचना थोड़ा अजीब भी है कि फोन को पता हो कि हमें क्या चाहिए। अजीब तो है, और यहीं पर फिर से वो निजता वाला सवाल आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये एजेंट्स तो हमारी बहुत सारी निजी जानकारी इस्तेमाल करेंगे, है ना? जाहिर है, बिना उसके वो इतने स्मार्ट कैसे बनेंगे? तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे स्मार्टफोन जो इतने काम के हैं, अनजाने में ही हमारी जानकारी इकट्ठा करने का जरिया बन सकते हैं। ऐप से, कंपनियों से, सरकारों से। हाँ, और हमने ये भी समझा कि भविष्य में ये तकनीक कहा जा सकती है, डिजिटल फासलों पर इसका क्या असर होगा और क्या नए मौके और क्या नए चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि हम तकनीक के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, अपनी निजता और कंट्रोल कैसे बनाए रखें। बिल्कुल, क्या हम सिर्फ इस्तेमाल करने वाले बने रहेंगे या तकनीक कैसे बने और कैसे इस्तेमाल हो, इसमें हमारी भी कोई भूमिका होगी, ये सोचना जरूरी है। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी भरी रही होगी। और जाते जाते ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर भविष्य में हमारे फोन इतने स्मार्ट हो गए कि वो हमारी सोच को भी बदलने लगें, तो क्या हमारी मर्जी वाकई हमारी रहेगी? हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार रहेगा।